नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को लेकर बहुत बार गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी पूछे गए हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या है कि बहुत लोगों को कंसेप्ट तो समझ में नहीं आता, वो जस्ट एक फॉर्मूला जो है F इजिकल टू सी माइनस पी प्लस टू ये है, ये याद कर लेते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका फीलिंग नहीं होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का फीलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फिजिकल मीनिंग है वो और मैथमेटिकल मीनिंग है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए फिर सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से कई जगह पे ये जो फार्मूला वैलिड नहीं होता है वहाँ भी ये फार्मूला लगाते हैं और इसकी वजह से आंसर गलत हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की फिजिकल मीनिंग समझेंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, हमको ज़रूरत क्या क्या है जानने का, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे ये फार्मूला अराइव हो रहा है, इसका डेरिवेशन देखेंगे और फिर बात करेंगे कि किस कंडीशन के लिए फार्मूला वैलिड है। एफ इजकल टू सी माइनस पी प्लस टू ये कब वैलिड है, कहाँ ये वैलिड नहीं होगा, जहाँ वैलिड नहीं होगा वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को समझेंगे और साथ में हम लोग गेट के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग का ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बोल दूं कि मैं थोड़ा डिफरेंट टीचिंग मेथोलॉजी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक पेन टैब लिया है और पेन टैब की मदद से मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना कि ये जो तरीका है ये आपको कैसा लग रहा है, वाइट बोर्ड पे पढ़ाने से बेहतर है कि नहीं है, इसमें आपकी विजिबिलिटी कैसी आ रही है, क्वालिटी कैसी मिल रही है और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आप बात कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझना है ना तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि कोई भी सिस्टम है ना, अगर कोई भी सिस्टम है तो उसके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। उसके कुछ वेरिएबल्स इंटेंसिव वेरिएबल होते हैं, कुछ वेरिएबल एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल का। लेकिन अगर बहुत सारे वेरिएबल्स है ना तो आप सारे वेरिएबल अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल ही आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, बाकी जो है वो नेचर से गवर्न होता है। बहुत सारे नेचर से इक्वेशंस बन जाते हैं, जैसे मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट होता है उसकी वजह से, मोल फ्रैक्शन का समेशन वन, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बन जाते हैं तो उससे गवर्न होते हैं। तो आपके हाथ में सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं होते, कुछ ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं और बाकी वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसको हम लोग फिजिकली समझेंगे कोई सिस्टम को लेकर, लेकिन पहले मैथमेटिकली समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई और दो इक्वेशन भी है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अगर आपके पास दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है ना तो इसके यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x और y का वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वेशन डिसाइड करेंगे। और ये दोनों इक्वेशन क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आप ये दोनों को सम कर दो तो 2x इक्वल टू 4 हो गया, यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसी तरह इसको x को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका y इक्वल टू भी 2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, ये इक्वेशन डिसाइड किए कि कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कितना क्या वैल्यू होगा x का और क्या वैल्यू होगा y का। लेकिन अगर वही दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए आपके पास तीन वेरिएबल है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू से 6 है और दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है। और ऐसे केस में अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए ना तो इस केस में आपके पास तीन वेरिएबल्स है लेकिन इक्वेशंस कितने हैं? सिर्फ दो। इसका मतलब आपको x, y और z में से कोई एक वेरिएबल का आप वैल्यू जो मर्जी आप चूज कर लो तो आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1 है। और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप यूज कर लिए तो बाकी के जो वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो डिसाइड होगा इस इक्वेशन से। तो जैसे मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं कि z इज इक्वल टू से 2, अगर z इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू से 6 हो गया और इसी तरह x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। और इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं लिखूं, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं f से डिनोट कर रहा हूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो बेसिकली होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस होगा। तो ये देखिए, ये बेसिक प्रिंसिपल से ये हमारा डेफिनेशन
आ जा रहा है, ठीक है। और ये डिफिनेशन ना ऑलवेज वैलिड है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहा है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, आपके पास कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और कितना नंबर ऑफ इक्वेशन है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम है तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा जो वैल्यूज है वो सारे वेरिएबल्स का वैल्यू डिसाइड होगा इक्वेशन से। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास है, और कितना है, एन भी माइनस एन ई। ये अगर जितना ज्यादा, मान लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 है, डिग्री और नंबर ऑफ इक्वेशन 4 है, और ऑब्वियसली इक्वेशंस इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट x प्लस वाई इजकल टू 4 और 2x प्लस 2y इजकल टू 8 ऐसा लिख दिया, तो ये नहीं, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होने चाहिए, ये तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन अगर मान लीजिए 4 है, तो उस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, यानी 2 वेरिएबल आपकी जो मर्जी आप चूज करो, और बाकी के वेरिएबल्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस, जो ये इक्वेशंस है वो गवर्न करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मीनिंग है। अब हम लोग जो किताबों में लिखा रहता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो गिब्स फेज रूल जिसके हम लोग बात करने वाले हैं, गिब्स फेज रूल के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करने के पहले, ये जो इक्वेशन है ये कुछ स्पेशल कंडीशन के लिए वैलिड होता है। तो उसको बात करने के पहले हम लोग को दो तरह का वेरिएबल समझना पड़ेगा। एक वेरिएबल होता है इंटेंसिव वेरिएबल, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। दूसरा वेरिएबल होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल वो होता है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि मास है, जैसे कि आपका एनर्जी है, उसी तरह आपका ये मास एनर्जी जो है, मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये सारे क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इंटेंसिव वेरिएबल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी हो चाहे 10 लीटर पानी, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो सेम ही रहेगा। तो टेम्परेचर जो है वो आपका इंटेंसिव वेरिएबल हो गया, टेम्परेचर इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। उसी तरह प्रेशर इंटेंसिव वेरिएबल हो गया। मोल फ्रैक्शंस जो है वो इंटेंसिव वेरिएबल है। चाहे 1 लीटर पानी हो चाहे 4 लीटर पानी हो, अगर कंपोजिशन सेम है तो मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का सेम ही होगा। पानी मतलब सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शंस, मास फ्रैक्शन, ये सब इंटेंसिव वेरिएबल्स है जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, जबकि एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो गिब्स फेज रूल है ना, ये गिब्स फेज रूल ये सिर्फ इंटेंसिव वेरिएबल्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और दूसरा ये इक्विलिब्रियम पे वैलिड है, फिजिकल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट ये जो हमने अभी जो हमने मैथमेटिकली समझा था वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है कि when a certain number of variable called the independent variable are specified, all other variables called the dependent variable become fixed. Now the number of independent variable is called the variance or the number of degree of freedom. तो जो हमने बात किया था, देखिए बुक्स में भी यही लिखा है कि जितना ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दिए तो बाकी के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे, नेचर से इक्वेशंस डिराइव हो जा रहे हैं उसकी मदद से। और ये जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसी को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जितना ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, उसको आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इसका देखिए, इसका फिजिकल मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री है ना, अगर उसमें आप प्लांट चला रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप डिस्टिलेशन कॉलम है तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी टेम्परेचर चूज कर लो, जो मर्जी प्रेशर चूज कर लो, जो मर्जी आपका, जैसे मान लीजिए एक डिस्टिलेशन कॉलम ही है, और डिस्टिलेशन कॉलम है, उस केस में आप मान लीजिए ये डिस्टिलेशन कॉलम है, और उस केस में अगर डिस्टिलेशन कॉलम है और उसका अगर मान लीजिए ये टॉप ट्रे है, टॉप ट्रे का प्रेशर, मान लीजिए कॉलम का प्रेशर आपने पी प्रेशर आपने डिसाइड कर लिया, और टेम्परेचर भी डिसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सब वेरिएबल सेम है, आप चाहो तो कंपोजिशन भी सेम रख लो, नहीं। प्रेशर अगर आपने चेंज किया और टेम्परेचर भी चेंज किया तो कंपोजिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बाय नेचर ऑफ जो गवर्निंग इक्वेशन है उसकी मदद से। तो आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, आप सिर्फ प्रेशर चेंज कर सकते हो। प्रेशर चेंज करके आपको टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ ही चीजें आपके हाथ में है। तो ये प्रोसेस इंडस्ट्री में ना, लोग जो प्लांट चलाते हैं उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितने वेरिएबल उनके हाथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कुछ कितने वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उनकी मर्जी से नहीं डिसाइड होगा। जैसे एफसीसी में देखोगे, फ्लूइडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट में आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, वो कुछ ही होते हैं। जैसे अगर हम फीड है, कॉइल आउटलेट टेम्परेचर है, अगर इसको हम डिसाइड कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो एयर का रिक्वायरमेंट जो है, कोक का रिक्वायरमेंट, ये सब ऑटोमेटिकली
या हीट बैलेंस से डिसाइड हो जाता है। तो इक्वेशन से डिसाइड होता है, आपके हाथ में सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं, सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहते हैं। तो यही इसीलिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका नॉलेज का जरूरत होता है। लेकिन जो गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। और जो इंडस्ट्रीज में डिग्री ऑफ फ्रीडम आप एनालिसिस करने जाओगे तो आपको पूरा मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस और पूरा ओवरऑल इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो गेट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गेट में बहुत सिंपल तरीके से बात किया जाता है। और उसमें जो है ना, मोस्टली जो है क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो गिब्स फेज रूल पे आते हैं। अब ये गिब्स फेज रूल क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एनालिसिस करता है, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये एनालिसिस करता है कुछ ही केस के लिए। और वो केस क्या है, ये बताता है फिजिकल इक्विलिब्रियम केस के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे किस किस केस के लिए वैलिड है, फिजिकल इक्विलिब्रियम केस के लिए। और जब सिर्फ इंटेंसिव वेरिएबल लिया जाएगा तो गिब्स फेज रूल जो है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देता है वो कितना देता है, F इक्वल टू C माइनस P+2। अब ये कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल समझ ही गए हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल समझ गए हैं तो आसानी से हम लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए। इसी को हम लोग लेके चलते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम ऐसा है कि कुछ नंबर इंटेंसिव वेरिएबल्स है, और उसको हमको इक्विलिब्रियम में है। मान लीजिए लिक्विड वाटर सिस्टम ही है, वाटर गैस सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसमें फेजेस है, नंबर ऑफ फेजेस जो है मान लीजिए P फेज ले रहा हूँ, और नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है ले रहा हूँ C। तो अगर ये केस है तो हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल्स का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होगा। तो देखिए जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट है तो दो एक्स, मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट होता है तो एक्स से मोल फ्रैक्शन होता है और एक्स बी मोल फ्रैक्शन होता है। तीन कंपोनेंट होता है तो एक्स सी मोल फ्रैक्शन होता है। चार कंपोनेंट होता है तो एक्स डी मोल फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब जितने कंपोनेंट उतने आपके मोल फ्रैक्शन होगा। और जैसे लिक्विड फेज में होता है वैसे गैस फेज में होता है, वाई ए, वाई बी, वाई सी, वाई डी। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और की बात किया जाए, काउंट किया जाए, तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होगा वो सी पी होगा। अगर सिर्फ मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए, जितने फेज होंगे, हर एक फेज में जितने कंपोनेंट होंगे तो उतना। जैसे दो फेज है तो दोनों फेज में आपके हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है, तो सी पी हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन। अब प्लस टू, प्लस और टू क्यों लिया, टेम्परेचर और प्रेशर। ये हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल्स का समस्या आ गया। समझ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स मैंने काउंट किया सिर्फ इंटेंसिव वेरिएबल काउंट किया है, क्योंकि गिब्स फेज रूल जो है ना, वो जो फॉर्मूला आता है वो सिर्फ इंटेंसिव वेरिएबल के लिए आता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा बात, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात किया जाए, कितने इक्वेशन होंगे, तो पहला तो एक यही कि सारे मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होना है। उसी तरह वेपर फेज में सारे मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन कितना हो गया, जितने फेज होंगे हर एक फेज में सारे मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होना है, तो P हो गया। प्लस प्लस इसके अलावा चूंकि इक्विलिब्रियम में है, हर एक फेज एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में एक के वैल्यू आ जाता है। जैसे वो लिक्विड और गैस फेज, यानी दो डिफरेंट फेजेस के मोल फ्रैक्शंस के बीच में एक रिलेशंस आ जाता है ना इक्विलिब्रियम में। तो उसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि जितने कंपोनेंट होंगे हर एक कंपोनेंट के लिए एक रिलेशंस होगा, और जितने फेज होंगे -1। जैसे दो फेज है तो एक रिलेशन आ गया, तीन फेज होता है तो दो रिलेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितना आ गया, सी P प्लस सी P -1। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात किया जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना आ रहा है, CP+2 माइनस, और इसको मैं एक्चुअली मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो क्या आएगा, CP+2 माइनस P माइनस CP+C। देखिए, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या इक्वेशन आ गया, C माइनस P+2। अब आपने अगर डेरिवेशन समझ लिया, और यहाँ पे मैंने एक जो रिलेशन लिख दिया था कि के आई जो होगा वो होगा वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स आई, ये एक रिलेशन है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गए, ठीक है। तो आप देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो अब आप ये इक्वेशंस को बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ये कब कब वैलिड होगा, ये वैलिड होगा आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि मैंने वो के का इक्वेशंस यूज किया है,
और उसी तरह सिर्फ ये इंटेंसिव वेरिएबल के लिए, क्योंकि हमने मास कितना है और मोल्स कितना है, एनर्जी कितना है, मतलब हमने टोटल जो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है ना उसको हमने काउंट नहीं किया, कि सिर्फ इंटेंसिव वेरिएबल के लिए काउंट किया, और ये वैलिड होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड आ रहा है, क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस आ जाते हैं और उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पूरा समझ में आ गया कि ये इक्वेशन कहाँ से आ रहा है। सी जहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, पी है नंबर ऑफ फेजेस है। ठीक है, तो अब थोड़ा कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, और हाँ, इसी तरह या एक, हाँ, तो सॉरी, ओके, तो हम लोग ना एक काम करते हैं, इधर बैक जा करके एक खुद ही हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, पहला पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं प्योर लिक्विड वाटर का। प्योर लिक्विड वाटर, अगर हम प्योर लिक्विड वाटर ले रहे हैं तो प्योर लिक्विड वाटर में F इज इक्वल टू क्या होगा, C माइनस पी प्लस टू, प्योर लिक्विड वाटर। और प्योर लिक्विड वाटर अगर हम ले रहे हैं तो कंपोनेंट कितना है, 1। अच्छा, फेज कितना है, 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2। यानी अगर आपका प्योर लिक्विड वाटर है तो उसका अगर इंटेंसिव स्टेट आपको डिफाइन करना है तो दो पैरामीटर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, मेनली उसका टेम्परेचर और प्रेशर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, ये बहुत सिंपल केस था। इसमें है लिक्विड लिक्विड सॉलिड एंड वेपर मिक्सचर है, एंड वेपर ऑफ वाटर, माने तीनों फेज में है, वेपर ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, C माइनस पी प्लस टू, उस केस में क्या है, कंपोनेंट कितना है, 1, सिर्फ वाटर है। फेज कितना है, 3 प्लस टू, ये कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। यानी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये क्या होता है ना, ये लिक्विड सॉलिड और वेपर वाटर के तीनों एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं, आपको पता है 273 केल्विन पे। तो मतलब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये नेचर से गवर्न होगा इक्वेशन से। ठीक है, कि ये तीनों फेज को एग्जिस्ट करेंगे सिर्फ सिंगल प्रेशर और टेम्परेचर पे, 273 केल्विन और कुछ 680 पास्कल ऐसे कुछ होता है प्रेशर, आपको ये पता ही है, जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम लोग आसानी से बता सकते हैं। एक और केस लेते हैं, एक नया पेज ऐड करके हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 एजियोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं। एजियोट्रॉप्स 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 की बात कर रहे हैं कि अगर दो कंपोनेंट मिलकर अगर एजियोट्रॉप बना रहा है तो उसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो F इजकल टू C माइनस पी प्लस टू, अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और दो कंपोनेंट है तो 2, मान लीजिए लिक्विड और वेपर फेज में 2 फेज है, 2 माइनस टू प्लस टू। अब देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया, लेकिन ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एजियोट्रॉप्स के केस में एक स्पेशल कांस्टेंट भी आ जाता है। क्या है कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज दोनों सेम हो जाता है, यानी वाई आई इजकल टू एक्स आई हो जाता है। तो एक स्पेशल कांस्टेंट है, यानी एक स्पेशल इक्वेशन है, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 1 होगा। इसलिए अगर आप इक्वेशन है ना गिब्स फेज रूल का इक्वेशन को आप थोड़ा और जनरलाइज करना चाहो तो ये इक्वेशन होगा C माइनस पी प्लस टू माइनस माइनस एस, एक स्पेशल कांस्टेंट जो है ना उसको आपको घटाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक स्पेशल कांस्टेंट ही दे दिया कि जैसे आपके पास टेम्परेचर गिवन है तो एक स्पेशल कांस्टेंट हो गया ना। उसी तरह एजियोट्रॉप के केस में हम लोग को पता है कि मोल फ्रैक्शन जो है ना वाई और एक्स में, माने लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है, तो इसलिए आप आसानी से इसमें आपको एक स्पेशल कांस्टेंट 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए गिब्स फेज रूल को मैंने थोड़ा जनरलाइज किया है, जहाँ पे मैंने स्पेशल कांस्टेंट को निगेटिव कर दिया है। ठीक है, अब एक चौथा एग्जांपल और लेते हैं, एक नेक्स्ट पेज में चौथा एग्जांपल हम ले रहे हैं, सॉरी, हाँ, चौथा एग्जांपल हम ले रहे हैं। चौथा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं उसमें हम ले रहे हैं वेपर लिक्विड मिक्सचर है। क्या क्या है, एसीटोन है और मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, और क्या है, वेपर लिक्विड मिक्सचर, वेपर लिक्विड मिक्सचर।
राइटिंग थोड़ा मेरी गड़बड़ है, लेकिन अगर आप वॉइस के साथ चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेपर लिक्विड मिक्सचर के लिए एसीटोन के केस में आप देखो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा F इजकल टू सी माइनस पी प्लस टू, कंपोनेंट कितने हैं 2, फेज कितने हैं 2 और प्लस 2, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। इसका मतलब आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो आप टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड कर दो तो मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, या फिर आप टेम्परेचर या और 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन अगर आपने डिसाइड कर दिया तो बाकी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन एसीटोन और प्रेशर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। उसी स्पेशल कंडीशन में ये फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। या फिर अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन लिक्विड और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन वेपर आपने ये डिसाइड कर लिया तो टेम्परेचर और प्रेशर आपके हाथ में नहीं रहेगी, वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही इस कंपोजिशन में इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और एग्जांपल्स लेंगे, बट उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हमने जितना भी बात किया था ना, वो हमने बात किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम लोग केसेस लेंगे, दूसरा केसेस जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेरिस हैंडबुक से मैंने ये ऐड किया था, इसको भी देख लेते हैं कि पेरिस हैंडबुक में क्या लिखा है। लिखा है इंटेंसिव स्टेट ऑफ ए पीवीटी सिस्टम इज established when its temperature and pressure and composition of all phases are fixed. However, for equilibrium states, not all these variables are independent and fixing a limited number of them automatically establishes the others. मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई सिस्टम का अगर आप स्टेट फिक्स करना चाह रहे हो, इंटेंसिव स्टेट, तो आपको टेम्परेचर प्रेशर कंपोजिशन तो फिक्स करने पड़ेंगे, लेकिन आपके हाथ में सब चीज नहीं है, सब चीज नहीं है, कुछ ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर उसको आप फिक्स कर देंगे तो पूरा स्टेट फिक्स हो जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना होता है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। Now it is the number of variables that may be arbitrarily specified, आप specify कर सकते हैं, and that must be specified so to order to fix the intensive state of the system of equilibrium. Now this number is the difference between the number of variable needed to characterize the system and the number of equation that may be written connecting these variables. तो ये जो मैंने बात किया वही यहाँ पे पेरिस में लिखा है, ये मैंने जस्ट यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिया था एक आप बुक से देखने के लिए। अब हम बात करते हैं रिएक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। रिएक्टिव सिस्टम के लिए अगर हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है रिएक्टिव सिस्टम के लिए F इजकल टू सी माइनस पी प्लस टू माइनस आर माइनस एस, ये आ जाता है इक्वेशन। ये देखिए S तो हमने स्पेशल कांस्टेंट के लिए बना रखा है, और यहाँ पे जो R है ना वो इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन है। ऐसा क्यों आ गया इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस, ऐसा इक्वेशंस क्यों आ गया, क्योंकि हमें पता है कि जब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो आपके पास अलग से इक्वेशंस आ जाते हैं, जैसे आपको पता ही होगा समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में होता है, या फिर आप ऐसे लिख दो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ऐसा इक्वेशंस आता है ना, केमिकल इक्वेशंस में आ जाते हैं। तो मतलब जितना इक्वेशंस होंगे उतने आपके पास फर्दर इक्वेशंस आ जाएंगे, और उसको आपको फिर वो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। अब ये जो इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शंस है ना, ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जितना भी आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसका हर एक का आपको केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट, जितने भी केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, और उसको लिखने के बाद आपके पास जो जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था सिस्टम में उसको एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो आप ये इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन निकाल पाओगे, और फिर उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। तो यही चीज लिखा है कि डिफाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन दैट मस्ट बी कंसीडर्ड एज द लीस्ट नंबर दैट इंक्लूड्स एवरी रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रेजेंट, कि आपके पास जितने अगर सिस्टम में जितने भी केमिकल कंपाउंड है, अगर आपको इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन निकालना है तो हर एक के जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है सारे इंक्लूड होने चाहिए रिएक्शंस में, और अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन फॉर ईच प्रोडक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल रिएक्टेंट। सो मतलब ये डिग्री इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन निकालने का तरीका जो है वो बताया है। हम इसको एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, ठीक है।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लीजिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को कह दिया गया। अब मैं इसको थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए कह दिया गया और सिस्टम है कि एक गैसियस सिस्टम है, एक गैसियस सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है। और गैसियस सिस्टम में क्या है, आपके पास मान लीजिए CO है, CO2 है, H2 है, H2O है और CH4 है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसा केस है तो उस केस में अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, गेट में इस लेवल तक का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं ये एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट ढंग से आ भी गए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इसको आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो आपको बेसिकली क्या लिखना होगा, F = C - P + 2 - R - S। कोई स्पेशल कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो ये तो खत्म। हमको इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन अगर R मिल जाए तो हमको पता है कंपोनेंट कितना है, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट है, तो ये तो हो जाएगा 5। फेज कितना है, गैस फेज है 1, 5 + 1 मानिए 4 + 2, यहाँ तक तो 6 आ गया। -R जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो R कैसे निकाले, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए आप पहले सभी का फॉर्मेशन रिएक्शन लिख लो। तो CO का फॉर्मेशन क्या होगा, उसके एलिमेंट से। तो CO का फॉर्मेशन क्या होगा, C + ½ O2 = CO। ये इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अच्छा दूसरा C + O2 = CO2, ये हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अच्छा H2 को कैसे हम लिखेंगे, H2 तो एलिमेंट्स ही हैं तो उसके लिए फॉर्मेशन इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बट H2O को कैसे लिखेंगे, H2 + ½ O2 = H2O, ये इक्वेशन हो गया 3। और उसके बाद हमारे पास CH4 के लिए हो गया CH2 और यहाँ पे 2 = CH4। अच्छा ये = नहीं लिखना चाहिए, हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम है तो हमको ऐसे लिखना चाहिए, बट हम चलिए अभी हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ऐसे इक्वेशंस में तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो चलिए ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन निकालना है। तो जो जो एलिमेंट्स नहीं थे यहाँ पे, जैसे C और ½ O2, तो इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट कैसे करोगे, तो इस इक्वेशन को अगर हमको कार्बन को एलिमिनेट करना है तो जस्ट इस इक्वेशन को हम अपोजिट करके लिख दें। यानी इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं CO2 = C + O2। और ये पहला इक्वेशन का था C + ½ O2, ये होगा CO। तो अगर ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा CO2 CO + ½ O2, ये इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन मेरा बन गया 5। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारे पास अच्छा अब उसी तरह जो इक्वेशन था, अब एक्चुअली में ना अगर हमको यहाँ पे देखना होगा, उसी तरह अगर आप इक्वेशंस देखिए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशंस, ये CO और CH4 वाला। तो CH4 को अगर मैं उल्टा करूं, मैं अगर मुझे कार्बन को एलिमिनेट करना है तो जस्ट उल्टा कर दूंगा, तो क्या इक्वेशन बन के आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो फिर दूसरे पेज में जाने में आपको मुश्किल होगा देखना। इस इक्वेशन को जस्ट मैंने, ये वाला इक्वेशन को जस्ट मैंने उल्टा करके लिख दिया। तो ये क्या हो गया, CH4 = C + 2H2 और पहला इक्वेशन कितना था, C + ½ O2 CO। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो ये क्या बन के आ जाएगा, CH4 + ½ O2 = CO + 2H2। तो अब आप देखिए इक्वेशंस क्या क्या बन के आ गए। ये देखिए, ये इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया 6। तो एक तरह से मैंने देखिए ये दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो इसमें हमने कार्बन को तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन तो एलिमिनेट हो गया, तो ये इक्वेशन खत्म, ये इक्वेशन खत्म, ये इक्वेशन खत्म। अब हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सा बच गए, आप देखो अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो अभी हमारे पास इक्वेशन बच गया 3 नंबर इक्वेशंस, 6 नंबर इक्वेशन और 5 नंबर इक्वेशन, ये इक्वेशंस हमारे पास बच गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये तीनों से हमको क्या एलिमिनेट करना होगा, ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, चाहे अभी हमें ब्लू पेन से ही आ जाते हैं क्योंकि अब हमको ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने के लिए अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को ही सिंपली ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा,
सिंपली इसको मैं जस्ट ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ H2O इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ O2। इसको मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये हाफ O2 गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, CH4 प्लस H2O इज इक्वल टू CO प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3H2। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन से हमने ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करूं, तो ये तो सिंपल है, ऐड कर दो सिंपल। तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगा, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या होगा, H2O प्लस CO। तो ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शंस आ गए। तो इसलिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा C माइनस पी प्लस 2 माइनस आर, और ये हो जाएगा 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया। क्या करना है कि जो भी एलिमेंट्स आपके इस केमिकल इक्विलिब्रियम के द्वारा नहीं थे, उसको आपको पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और एक एलिमेंट को मान लीजिए कैंसिल आउट करके फिर जो इक्वेशन बना उसमें दूसरा, जैसे हमने पहले कार्बन को कैंसिल आउट किया और फिर दूसरा, उसके बाद हमने ऑक्सीजन को कैंसिल आउट करके हम ये इक्वेशंस निकाल दिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, ये मैंने रोशन हाउस से लिया है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि फेज रूल को यूज करके हम आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि NaCl क्रिस्टल है सस्पेंडेड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी अगर हम ए की बात करें तो NaCl क्रिस्टल है सस्पेंडेड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो NaCl क्रिस्टल्स और एक्वस सॉल्यूशन यानी कंपोनेंट कितने हो गए, दो। क्रिस्टल को एक मान लिया और वाटर को एक मान लिया। फेज कितने हैं, दो, एक सॉलिड और लिक्विड, और +2। तो यहाँ पे कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। बहुत आसान है। अच्छा, दूसरा ह्यूमिड एयर इन इक्विलिब्रियम विथ कंडेंस वाटर। ठीक है, तो दूसरा भी बहुत आसान हो गया। ड्राई एयर को हम कंसीडर करना एक सिंगल स्पीसीज, तो ड्राई एयर और कंडेंस वाटर यानी दो दो कंपोनेंट्स हो गए। फेजेज भी कितना है, वाटर और एयर का मतलब एक गैस और लिक्विड फेज, +2। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, बहुत आसान हो गया। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, सी वेपर लिक्विड मिक्सचर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन। तो कंपोनेंट कितना है, 4, फेजेस कितना है, 2, और ये आसानी से हम, सॉरी यहाँ पे ये कटेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 4। आपके पास 4 वेरिएबल है आपके हाथ में। और ये लास्ट वाला देखिए क्या लिखा है, गैसियस मिक्सचर ऑफ H2Br to HBr गिवन दैट द सिंगल रिएक्शन हैज प्रोसीडेड टू इक्विलिब्रियम। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो इसलिए आपको इक्वेशन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला C माइनस पी प्लस 2 माइनस आर लगाना पड़ेगा। और कंपोनेंट कितने हैं, 3, गैस फेज है, सिंगल फेज है, +2, और एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, झंझट नहीं है करने का। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। तो ये सारे एग्जाम्पल से आपको पूरा सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ गेट के क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए गेट के क्वेश्चन है, 1996 में आया है गेट में, फिर 1996 में एक और क्वेश्चन दिया है गेट में, फिर 1999 में दिया है। आप देखिए 2002 में दिया है, 2004 में दिया है, 2005 में दिया है, 2009 में दिया है, 2013 में दिया है। तो इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम में आए हैं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखा दिया, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लेना, और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आप सॉल्व कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि जो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है, ये सारे इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाले थे। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वैलिड है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का ऑलवेज वही फॉर्मूला, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से जाए तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो अगर वैसा केसेस लिया जाए, तो उस केसेस में आपके पास अगर कोई इक्वेशंस ऐसा दे दिया है जो नॉन इक्विलिब्रियम केस में नहीं है, जैसे कि आप देखो 2009 में एक क्वेश्चन आया था, 2009 में एक क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन आया है वो कैसा आया है, वो देखिए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन जो है वो जा रहा है कैरिड आउट इन CSTR रिएक्टर, फीड प्योर इथेन है,
इफ द रिएक्टर एग्जिट स्ट्रीम कंटेन्स अनकन्वर्टेड इथेन along with the प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं है, ऐसे केसेस में ये कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। और रिएक्टिव सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक अलग ही तरीका है, और उसको उस तरीका के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। मोस्टली हम लोग का गिब्स फेज रूल से ही काम बन जाता है, बट कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, 2009 वाला क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इसको हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी सारे हमने डिस्कस कर लिया। आप सॉल्व करना, नेक्स्ट पार्ट में हम ये सारे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट में जरूर लिखना कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट पार्ट में फर्दर इंप्रूव करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।